नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राज्यसभा से इस्तीफे के बाद टीएमसी के पूर्व नेता दिनेश त्रिवेदी जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक त्रिवेदी बीजेपी के बड़े नेताओं से 3 बार मुलाकात कर पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जता चुके हैं। बीजेपी आला कमान ने भी उन्हें बीजेपी में शामिल करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। दिनेश त्रिवेदी का टीएमसी से जाना ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो पार्टी के थिंक टैंक माने जाते रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से वो रही हैं। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी जैसे दिग्गजों के बाद दिनेश त्रिवेदी का भी इस्तीफा चुनाव से ऐन पहले ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी जरूर हो सकता है। सवाल यह है कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी कब ज्वाइन करेंगे, और अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी। आखिर टीएमसी में इतनी लंबी पारी खेलने के बाद वो कौन सी वजह रही जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा देते हुए ये कहा कि अब दम घुट रहा है और बर्दाश्त नहीं होता और सहन नहीं होता। देश के लिए और बंगाल के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पार्टी में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से दिनेश त्रिवेदी इतने व्यथित हैं, इतने व्याकुल हैं कि अब वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें टीएमसी से इस्तीफा देना चाहिए था। तो टीएमसी में ये कोई पहला नाम नहीं है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी को हमने देखा जो ममता बनर्जी का साथ छोड़कर, टीएमसी का साथ छोड़कर अलग हो गए हैं। और अब एक और बड़ा नाम दिनेश त्रिवेदी का, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। हालांकि वार टीएमसी की ओर से भी किया गया। सौगत रॉय ने तो यहां तक कह दिया कि दिनेश त्रिवेदी जमीनी नेता नहीं है। तो कई तरीके के वार पलटवार हुए हैं, लेकिन टीएमसी की हकीकत क्या है, किन वजहों की वजह से आखिर उन्होंने ये तय किया कि उन्हें पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये जानने के लिए, समझने के लिए और पार्टी के भीतर की स्थिति को जानने के लिए भी दिनेश त्रिवेदी से ही बेहतर तरीके से वो हमें बता पाएंगे। आप देखिए राज्यसभा में दिनेश त्रिवेदी ने क्या कहा, ये पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर दिनेश त्रिवेदी से भी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, अभी ये जानकारी मिल रही है कि दिनेश त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। नमस्कार दिनेश जी, आपने कहा इस्तीफा देते हुए कि आपका अब पार्टी में दम घुट रहा है, बोलने के लिए जगह नहीं है और देश के लिए, बंगाल के लिए आप रिजाइन करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी बात कहनी पड़ी? ऐसा है कि हर मनुष्य के जीवन में एक क्षण आता है और वो क्षण बहुत मंथन करने के बाद आता है। और काफ़ी दिनों से ये मंथन हो रहा है कि भाई बंगाल जो एक सांस्कृतिक धरती है, हिंदुस्तान पूरा एक सांस्कृतिक धरती है, वहाँ पर इतनी हिंसा, इतना करप्शन, और आपकी पार्टी वहाँ सत्ता में है, आप राज्यसभा के सदस्य हैं, और यदि आप कुछ कर नहीं सकते हो तो आपको वहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता है। तो वो अंतःकरण की एक आवाज़ थी। आज कुछ चीज़ अचानक नहीं होती। ये जब बिजली गरजती है, बादल बरसते हैं, वो अचानक कुछ नहीं होता, इसकी एक प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया में से हम गुजर चुके हैं और मुझे लगा कि अब कोई उपाय नहीं है। जिस पार्टी को हमने बनाया था उस पार्टी की आत्मा रही नहीं पार्टी में, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन दिनेश जी, आप तो बहुत सीनियर लीडर हैं, आप तो संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। क्या आपने कभी पार्टी फोरम पर यह बात उठाई कि ये जो हो रहा है पार्टी में वो ठीक नहीं हो रहा है? देखिए, पहले तो कोई पार्टी फोरम जैसा कुछ हुआ ही नहीं, बस जहाँ जहाँ हमको बात उठानी चाहिए वो सब जगह उठाई है। और आज के युग में अच्छा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक युग है, और इस इलेक्ट्रॉनिक युग में सबका प्रूफ रहता है और सब चीज़ है, और कोई ऐसा पार्टी का मेरा कलीग नहीं है जो इस बात को नहीं जानता है, और ऐसा कोई कलीग नहीं है जिसके साथ मेरा डिस्कशन ना हुआ हो। मगर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि कहे कि भाई ये है हकीकत। वो यदि सब चीज़ चापलूसी में होए तो सबसे बड़े दुश्मन राजनीति में या और जगह होते हैं आपके चापलूस, और यदि आपका सबसे बड़ा हानिकारक आपका चापलूस होता है, वो आपको आईना कभी नहीं दिखाता है, वो आपका एक पोर्ट्रेट करता है जिसमें आपको दिखते हैं कि आप सबसे बेहतरीन से बेहतरीन हो।
तो दिनेश जी, ममता बनर्जी का ये चापलूस कौन है जो उन्हें ये बता रहा है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन हैं और इसलिए उन्होंने इतने सीनियर लीडर्स की बात सुननी तक बंद कर दी? नहीं, देखिए, हमने ये पार्टी की स्थापना की है और जब स्थापना की तब पार्टी के पास कुछ नहीं था और संघर्ष, इतना बड़ा सीपीएम का एम्पायर, उसके साथ लड़ना, 5,000 7,000 के लिए हम लोग को यहाँ वहाँ भागना पड़ता था। किसी को यदि दिल्ली भेजे प्लेन से तो कि भाई टिकट के पैसे कहाँ से आएंगे। आज वही पार्टी यदि सैकड़ों करोड़ों रुपए कोई एडवाइज़र को देती है। अब पॉलिटिक्स में आपके मतलब जो एनालिस्ट है उसकी मैं सराहना करूँगा, मगर वो पार्टी के लीडरशिप नहीं बन जाते। अब ये पार्टी यदि आउटसोर्स हो गई है, इतनी हिंसा हो रही है, इतना करप्शन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपना जो बेसिक मूल्य है जिसके लिए ये पार्टी, अब पार्टी हम लोग क्यों बनाते हैं, सार्वजनिक जीवन में हम लोग क्यों हैं, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए तो नहीं है ना। सत्ता एक जरिया होता है, सिर्फ सत्ता एक मकसद नहीं होता। और यदि सत्ता सिर्फ एक मकसद बन जाता है तो उसके लिए एवरीथिंग विल बिकम फेयर। आप यदि चोरी भी करते हो कि भाई फेयर है क्योंकि सत्ता ऐसे ही मिलती है। तो मेरे मूल्य जो माँ बाप ने संस्कार दिए, गुरुजन ने दिए, वो कुछ और कहता है। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए और मैं वहाँ सांसद रहकर कुछ कर ना सकूँ, तो मुझे भी जैसे कंफर्ट जोन में बैठे हैं, दिल्ली के ल्यूटन्स दिल्ली में है, बंगला है, अच्छा है, अब वो सब कुछ नहीं होता है ना। आपने कहा कि कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स के हाथ चली गई है पार्टी और आप ये भी कह रहे हैं कि ये कोई गलत नहीं है, लेकिन आप नाम नहीं ले रहे हैं, नाम इसलिए मैं भी नहीं लेती हूँ, लेकिन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स ये वही हैं जिनकी मदद तो बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज ने की। बीजेपी की हम बात कर लें, हम इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात कर लें, बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोफेशनल्स की मदद ली है। देखिए, दो चीज़ होता है, एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर अलग होता है, उसकी देश में ज़रूरत है, जो वेल्थ क्रिएट करता है, उसकी बात नहीं कर रहे। हम पॉलिटिकल एडवाइज़र्स की बात करते हैं जो कमर्शियल होते हैं। अब दूसरी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो मेरा दायरा नहीं है। मेरा दायरा मेरी खुद की पार्टी। हमने जो घर बनाया है, आप भी जब घर बनाते हो ना, आपको कोई एडवाइस दे सकता है कि यहाँ ऐसा रंग होना चाहिए, यहाँ वैसा होना चाहिए, मगर असल में आप वही करते हो जो आप सोचते हो सही है। और आप यदि अपने आप को पूरा आउटसोर्स कर देते हो, हमें एक ही मकसद है, हिंसा बंद करो, करप्शन बंद करो, और कुछ नहीं। हमने नारा दिया था कि बदल चाहिए, बदला नहीं चाहिए, बदल चाहे बदला चाहेगा। अब यदि जो सीपीएम की हिंसा थी, उसी हिंसा में हम लोग भी फंस गए कि किसी भी तरह सत्ता हासिल करो, वो मकसद नहीं है ना, मेरा मकसद नहीं है वो। अब वो पार्टी का मकसद अलग हो गया है, अब कोई फोरम नहीं बचा है। जहाँ जहाँ बात करनी थी हमने कोशिश की। अब रोज़ाना यदि हमें लोगों के फ़ोन आते हैं कि भैया हम घर में रंग करना चाहते हैं, टीएमसी के वर्कर्स आके पैसा मांग रहे हैं और नहीं दो तो मारपीट होती है और कहीं सुनवाई नहीं है, तो हम कब तक ये सहें। और आज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, सब इसमें है, सबके जितने भी कंप्लेन आती है सब कुछ है। और रोज़ाना हमको कहा जाए कि आप प्रधानमंत्री को गाली गलौज करो, होम मिनिस्टर को गाली गलौज, ये अपनी संस्कृति नहीं है। बंगाल यदि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात रोज़ करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं। चोरी चोरा का आंदोलन उन्होंने बंद किया था वायलेंस के लिए। तो दोनों चीज़ नहीं चलती। एक तरफ से आप 2 अक्टूबर को गांधी जी को माल्यादान करते हो, तो 3 अक्टूबर को चेंज होता है क्या? हर दिन गांधी जी का दिन है, उनकी सोच है। सत्ता आए ना आए, लेकिन दिनेश जी, आप खुद ये कह रहे हैं कि इस तरीके से हिंसा वाली राजनीति का चरित्र तो रहा है बंगाल की राजनीति का, फिर चाहे वो पहले लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में हम देख लें या फिर लेफ्ट और टीएमसी के बीच में हम देख लें, आज की तारीख में टीएमसी और बीजेपी के बीच में हम वो हिंसा देख रहे हैं। तो ये चरित्र रहा है, इसे चरित्र को तो ठीक करने की जरूरत थी।
तो उसीलिए हम लोग ने परिवर्तन की बात क्यों कही। हमारे 2011 में संदेश क्या था? परिवर्तन का। अब उस दिशा में हम लोग जा रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे थे। ज़मीन में कुछ अच्छे काम भी हो रहे थे, मगर अचानक फिर दूसरी तरह का परिवर्तन हो गया। हिंसा आ गई और ये लगा कि अरे भैया अब दूसरी पार्टी आ रही है, वो ले जाएगी। तो हिंसा, तो परिवर्तन जिस प्रकार का चाहिए था, यही आप सही कह रहे हैं कि करप्शन से मुक्ति मिलनी चाहिए थी, वो परिवर्तन चाहिए था। हिंसा से मुक्ति मिलनी चाहिए थी, वो परिवर्तन चाहिए था। हमारे होनहार जो बंगाली भाई बहन है, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत क्यों पड़े? इसके लिए डेवलपमेंट चाहिए, और यदि आपको डेवलपमेंट चाहिए तो शांति चाहिए। अंग्रेजी में जो फ्रेज़ है ना, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पीस को पहले कहते हैं। पीस के बिना प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। आप देखिए कितने मुल्क हैं जहाँ पर रोज़ाना कुछ ना कुछ दंगा फसाद होता है, वहाँ प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस चाहिए, और बंगाल को हमको यदि 21वीं 22वीं सदी में ले जाना है, जो ले जा सकते हैं। बंगाल आज सबसे सक्षम है, उसके लिए एक सिनर्जी बननी चाहिए सेंटर के साथ। आप रोज़ाना सेंटर से झगड़ा करो और विक्टिम कार्ड का प्रयोग करो तो ये नहीं चलता है। सेंटर का एक रोल है स्टेट के साथ, उसके साथ एक सिमलेस कनेक्शन होना चाहिए। बहुत सही बात आप दिनेश जी कह रहे हैं। जो टैक्स करेक्ट, लेकिन ये सिनर्जी बनाने का तो वक्त ही था। अगर चलिए ममता बनर्जी की नहीं बन पा रही थी, तो आप जैसे सीनियर लीडर्स तो थे ना पार्टी में, क्योंकि विरोधी अब आप पर आरोप ये लगा रहे हैं कि जब लड़ाई का वक्त आया तब आपने कश्ती छोड़ दी। तो ये हमने बहुत कोशिश की। आपको यदि याद दिला है, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बंगाल गए थे, तब उन्होंने कहा था कि दीदी आप बंगाल संभालिए, हमको दिल्ली संभालने दीजिए। वो संकेत था कि मिलके काम करते हैं ना, लड़ाई की बात तो नहीं करी थी। तो कोशिश तो कर रहे थे ना, कोशिश करते 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 तो आज तो हमने उनको मौका दे दिया कि भैया आपको हम मौका दे रहे हैं, आप चुन लीजिए आपका नुमाइंदा। और फिर इलेक्शन के बाद कहीं रिजल्ट इधर उधर हो गया, उसके बाद यदि हम छोड़े तो फिर आप बोलोगे ये हुआ उसलिए आपने छोड़ी। आज तो मैदान खुला है। आज जो हमारे जो पॉलिटिकल एडवाइज़र है वो तो कहते हैं कि बीजेपी को डबल डिजिट नहीं मिलेगी, मतलब टीएमसी आ रही है ना उसके हिसाब से। तो जब पार्टी पावर में आ रही है तो आप किसी और को भेज दीजिएगा ना। आपके लिए तो मैंने सहूलियत कर दी, आपके लिए पार्टी के लिए मैंने सहूलियत कर दी कि हम 5.5 साल बैठे रहे और कुछ करे नहीं। तो आप तो आपका नुमाइंदा आप चुन सकते हो, तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। सौगत रॉय ये कह रहे हैं, आपको मतलब पार्टी को। जी जी जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात। सौगत रॉय ये कह रहे हैं कि दिनेश त्रिवेदी जमीनी नेता नहीं है, वो अब आपकी होने को ही खारिज कर दे रहे हैं। भाई बड़े सीनियर आदमी है, बुजुर्ग है, पार्टी का कंपल्सन है, तो उनको कहने का हक बनता है। उनको शायद पता है नहीं कि हमने 4 लोकसभा इलेक्शन लड़े हैं और ये मेरी 3rd राज्यसभा की सदस्यता है। और ये जब लड़ाई थी ना सिंगूर नंदीग्राम की, तब सौगतोदा पार्टी में नहीं थे, सौगतोदा कहीं और थे। ये सब बाद में आए, तो उनको ज़मीनी हकीकत शायद उनको पता नहीं है, मगर वो हमारे बुज़ुर्ग हैं और उनको कंपल्शन है। तो उन्होंने जो कहा उसका अपना ओपिनियन है, उसका अपना ओपिनियन मेरे सर आंखों पर, मगर ज़मीनी हकीकत ये है। दिनेश जी, आपने इस चर्चा की शुरुआत में ये कहा कि ममता बनर्जी को सही एडवाइस नहीं किया जा रहा है, तो क्या आप नाम नहीं लेना चाहेंगे कि ममता बनर्जी भी फिर आत्ममंथन करेंगी? देखिए ममता बनर्जी को एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा तो आरोप ये है कि एक ममता बनर्जी ने सिंगल हैंडेडली लेफ्ट को हराया। वो क्या आसान था? बिल्कुल नहीं था। तब कोई एडवाइज़र था? नहीं था। रुपए पैसे थे? नहीं थे। हिम्मत थी, लोग थे साथ। आज रुपया पैसा हो सकता है, लोग को साथ होना ज़रूरी है। यदि माँ माटी मानुष कहते हैं तो उसमें एक अपनापन होना चाहिए।
अब अपने मानुष हो वहाँ दंगे हो, रोज मारपीट हो। आप बंगाल की आप टीवी चैनल खोलिए तो मारपीट के सिवाय कुछ नजर नहीं आता है। हर समय बोलता है उसने मेरा पैसा लूट लिया। नारदा हो, शारदा हो, ये मतलब ये बंगाल की पहचान नहीं है। आम बंगाली बहुत होनहार है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही सही जीवन जीते हैं वो, और सबसे अव्वल नंबर में है। मगर आज छवि बंगाल की खराब हो रही है ना। बंगाल 21वीं सदी 22वीं सदी में जाएगा। आप यदि बाहर के देशों में जाइए, सबसे होनहार आपका स्टूडेंट होता है बंगाली, इंडियन, प्रोफेसर होता है बंगाली, इंडियन। अब वो बाहर क्यों जाए, बंगाल में ही रहे ना। बंगाल की धरती को सुधारना है, यूनिवर्सिटीज करनी है, नाम के वास्ते नहीं। दिनेश जी, आपने ये देश भी सबसे कहा, सर्वोपरि होता है। जी। और हमने जब रेल मंत्रालय छोड़ा था तभी भी यही था। मुद्दा ये है कि पार्टी से बड़ा देश होता है। आपने ये भी कहा कि आपको ये कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी को हर रोज गाली देने के लिए, तो ये डायरेक्ट मैसेज कहाँ से आता था कि गृह मंत्री के खिलाफ बोले, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले? भैया ऐसा है ना कि ये एक नया कल्चर बन गया है। जितनी लंबी गाली दो उतने लंबे मार्क मिलेंगे। तो हम कहते हैं भैया गाली गलौज करने के लिए नहीं आए। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। 130 करोड़ का प्रधानमंत्री आपका भी होता है, हमारा भी होता है, आप जिस भी पार्टी में हो। मुद्दे की बात करो। कहीं पॉलिसी में कहीं भी आपको नज़र आता है कि ये गलत है तो आप बुलंदी से आवाज़ उठाओ। पर एक शालीनता होती है ना। आप जब पार्लियामेंट में जाते हो तो क्या होता है, स्टूडेंट बैठे रहते हैं गैलरी में, और आप प्रधानमंत्री को मतलब उस निचले स्तर पे चले जाते हो। वो अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, देश की संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है, और लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। और मैंने देखिए, हम ओल्ड टाइमर पॉलिटिशियन हैं, हमने ये सब नहीं सीखा है। हमारे माँ बाप, गुरुजन कुछ शिक्षा दी है ना। आपको जो भी बात करनी, कड़वी से कड़वी बात अच्छे शब्दों में कहो ना, तो अगला सुनने के लिए तैयार होता है। ये अच्छा, होता है अहम। दिनेश जी, ये ममता दीदी को तो आप बहुत समय से जानते हैं, आपने साथ में राजनीति की है। ममता दीदी को जय श्री राम पे गुस्सा क्यों आता है? अब ये तो सवाल ममता जी बता सकती है। और हम अपना मेरे चुनाव की बात करें, उस समय भी जय श्री राम के नारे थे तो हम भी जय श्री राम बोलते थे। मज़े की बात तो ये है कि जब चुनाव के परिणाम आए लोकसभा के, हम 12,000 वोट से हारे, और जैसे हम बाहर निकले वो सब जय श्री राम करने लगे। मैंने भी कहा जय श्री राम, तो मतलब जो टीवी देख रहे थे लोग समझे कि दिनेश त्रिवेदी जीत गए। हमारी पार्टी भी ये समझ रही दिनेश त्रिवेदी जीत गए। तो ये अब हर चीज़ को आप अपने ऊपर नहीं ले सकते। मान, अपमान, सम्मान, अभिमान, इससे परे रहना चाहिए। ये है। अब जय श्री राम तो है ही ना। हम अब वो कह रहे हैं, जब घर कहीं जाते हैं तो राम राम करते हैं लोग। तो अब वो बात तो आप ममता बनर्जी बता सकती है, मैं नहीं बता सकता। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने तो इतना लंबा समय उनके साथ राजनीति की है, तो आप उनके व्यक्तित्व को जानते होंगे, समझते होंगे। तो ममता बनर्जी पहले से ही इस तरीके से नाराजगी दिखाती थी, या हाल के दिनों में ये जो पॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, बीजेपी का जो दायरा और उसकी छवि बढ़ती जा रही है, ये उसका असर दिखाई देता है? देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लोग बहुत मायोपिक हो जाते हैं ना, जब वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं ना, तब हम लोग को पता नहीं चलता है कि इसमें डैमेज सोसाइटी का होता है। तो यदि आपको एक संख्या की वोट चाहिए, उसी वोट के से आप जीत रहे हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उन्हीं को आप खुश करो, और वाकई में वो भी खुश नहीं होते। मुझे तो बहुत सारे माइनॉरिटी के लोग आके कहते हैं, जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, कि भैया आप राम से क्यों लड़ रहे हो?
तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत छोटे फिल्म मुझे बहुत छोटे फिल्म है दिनेश जी, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे अपनी चर्चा को विराम देना पड़ेगा। बीजेपी में आपकी क्या भूमिका होने वाली है? आप कब ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी? भैया अभी तो हम अपने आप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि पार्टी की बेड़ियों से मुक्त है, खुले आसमान में बैठे हैं। पहले अपना मंथन कर ले। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ बीजेपी के हमारे सब नेतागण को, जिन्होंने ऑफिशियली मंच पे मेरा स्वागत किया कि आप यू आर वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी इंतजार करेंगे दिनेश जी कि आपकी अब भूमिका क्या रहती है और आपका आगे का राजनीतिक करियर कौन सी पार्टी के साथ आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बातचीत के लिए। धन्यवाद।